क्या आपने सोचा है कि कैसा होता अगर हमें 5वीं कक्षा से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती, 10वीं कक्षा से हमें फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती और 10वीं के बाद हमें अपने पसंद के सब्जेक्ट्स या हॉबीज को ट्रेन करने का मौका मिलता। अगर ऐसा होता तो ग्रेजुएशन तक हम अपने फील्ड के मास्टर बन जाते। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा अब होता नहीं है। 1835 में जब मैकुले ने भारत के प्राचीन वैदिक सिस्टम को हटाकर अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम बनाया, तब से भारत में ये चीजें होना बंद हो गई हैं। अंग्रेजों को भारत से पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए थे जो उनके नीचे काम कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मैकुले ने आज का एजुकेशन सिस्टम बनाया। उस समय अंग्रेजों ने ये बात फैलाई कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेगा उसी को रोजगार मिलेगा, और उसी के चक्कर में उन्होंने भारत के गुरुकुलों को तोड़कर कॉन्वेंट स्कूल बनवाए। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम का चलन भारत में रोजगार देने के लिए हुआ था, उससे आज मुश्किल से 10% युवा रोजगार ले पाते हैं। लेकिन अगर मैं भारत के प्राचीन वैदिक एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो उसमें हर व्यक्ति रोजगार तो ले ही पाता था, उसके साथ साथ वो अपने फील्ड का मास्टर होता था। हम सब ने यह बात सुन रखी है कि भारत में गुरु शिष्य परंपरा थी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वैदिक सिस्टम आज की शिक्षा से कहीं आगे था और हम आज के समय में कैसे वह ज्ञान ले सकते हैं। गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के पास आकर उनसे शिक्षा की अनुमति लेते थे, और जब गुरु उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे, उसके बाद उनकी शिक्षा शुरू होती थी। विद्यार्थी को शिक्षा पूरी होने तक गुरु के पास रहना होता था, जिससे गुरु शिष्य के बीच में एक आत्मीय बंधन बन जाता था। हमारे प्राचीन गुरुओं को ये पता था कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ बुद्धि में फैक्ट्स को भर देने से नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा के 5 मुख्य भाग बनाए। ये 5 मुख्य भाग थे: अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष और आनंदमय पुरुष। सबसे पहला भाग है अन्नमय पुरुष, मतलब स्थूल शरीर। हमारे प्राचीन गुरुओं को यह पता था कि हमारा शरीर हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे निचला क्रम है और जीवन के कार्य करने के लिए शरीर का फिट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उस समय स्थूल शरीर मतलब अपनी बॉडी पर विशेष महत्व दिया जाता था। उसको मजबूत बनाने के लिए उनको मार्शल आर्ट, धनुर्विद्या, अलग अलग शस्त्रों को चलाना सिखाया जाता था। दूसरा है प्राणमय पुरुष। प्राण हमारे जीवन की शक्ति है और जीवन की शक्ति हमारी भावनाओं से उत्पन्न होती है। इसलिए उस समय छात्रों को कला, कविता, संगीत, नृत्य सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तीसरा है मनोमय पुरुष, जिससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ इसी भाग को शिक्षा मानती है, लेकिन यह सिर्फ शिक्षा का एक अंग है। चौथा है विज्ञानमय पुरुष, जहाँ बच्चों को विज्ञान के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाता था। उन्हें योगा तथा मेडिटेशन की बारीकियां सिखाई जाती थी। पांचवा और सबसे आखिरी है आनंदमय पुरुष, जिससे छात्र को वास्तव में आत्मज्ञान होता था कि वो वास्तव में क्या है। इससे उनके आत्मविश्वास व आत्मबल में बढ़ावा होता था। यह शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ बुद्धि के विकास को रियल एजुकेशन मानती है। हम किताबें पढ़कर अपनी बुद्धि का ज्ञान तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे अप्लाई करना भी सीखना होगा। एक बात और है कि पुराने समय में एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती थी, लेकिन आजकल इसका व्यापार हो गया है। आज भारत के बच्चे जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाते हैं, वैसे कभी दूर दूर से लोग हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे। आप सोच सकते हो कि जिस टाइम पूरी दुनिया को एजुकेशन के बारे में पता भी नहीं था, उस समय हमारे यह यूनिवर्सिटी सिस्टम था। इन यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी अलग अलग विषयों में अध्ययन करते थे। यहाँ उन्हें आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषयों में महारत हासिल करवाई जाती थी। लेकिन आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जैसे आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेने के लिए उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी तरह पुराने समय में तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए भी एक टेस्ट होता था, और वो टेस्ट इतना हार्ड था कि 10 में से 3 बच्चे ही उसे पास कर पाते थे। जैसे आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी की अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, उसी तरह मैं आपको एक शॉर्ट में एंशिएंट वैदिक सिस्टम में कैसे ज्ञान दिया जाता था उसके बारे में बताता हूँ। वेद भूमि, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ नॉलेज, कभी भारत को कहा जाता था। उस समय ज्ञान को फैलाने के लिए और उनको समेट के रखने के लिए श्लोकों को मंदिरों के दीवारों पर पांडुलिपियों में या गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक दूसरे तक फैलाया जाता था। यह सारा ज्ञान ब्रॉडली 6 कैटेगरीज के अंदर बटा हुआ था। वो 6 कैटेगरीज हैं: श्रुति, स्मृति, पुराणम, इतिहासम, आगमम, सिद्धांतम। इसके अंदर सारा एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ साइंसेज, फिलोसफी और भी बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्रुति के अंदर सभी 4 वेद और उसके अलग अलग उपवेद आते हैं।
इसी तरह पुराण के अंदर इतिहास में हुए इवेंट्स के बारे में बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि इवेंट्स के होने के पीछे क्या कारण था। ये सारा ज्ञान विद्यार्थियों को गुरुकुल में दिया जाता था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह श्लोक आर्यभट्टिया नामक किताब से है। इस किताब को आर्यभट्ट ने लिखा था। हाँ, वही आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी। इस श्लोक में उन्होंने दो केस लिए हैं। पहले में दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरे केस में दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले केस में दोनों बॉडीज का समय अंतराल उन दोनों के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर स्पीड्स हैं। उसी तरह दूसरे केस में दोनों बॉडीज का समय अंतराल उन दोनों के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स हैं। इसका सीधा सा मतलब है उन्होंने टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड आज से करीब 1600 साल पहले ही बता दिया था। उन्होंने यही नहीं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में अनेक चीजें आज से बहुत पहले बता दी थी। लेकिन इन बातों को जानने के लिए हमें संस्कृत भाषा की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जो आज लगभग बहुत कम लोगों के पास है। धीरे धीरे कुछ पापियों ने हमारी प्राचीन धरोहरों को तोड़ने की कोशिश की। भगतियार खलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार तोड़ा और लाइब्रेरी को जला दिया। उस लाइब्रेरी में लाखों पुस्तकें थी जो 6 महीने तक लगातार जलती रही। अब आप सोचिए उन पुस्तकों में कितना ज्ञान होगा जो हमें आज के समय मिल सकता था। ऐसे आक्रमणकारियों ने पता नहीं हमारी कितनी धरोहरों को नष्ट कर दिया है। ऐसे आक्रमणकारी खत्म नहीं हुए हैं, वो आज भी हमारी चीजों पर प्रहार करते रहते हैं। उनसे बचने के लिए हमें अपने बच्चों को और हमें खुद अपनी चीजों के बारे में जानना होगा। स्कूल सिस्टम के भरोसे हम अपने आप को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद व आने वाली पीढ़ी को अपनी चीजों के बारे में बताना होगा। हमें अपने घर में रामायण, महाभारत, उपनिषद रखने होंगे। उसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल जैसे रियल लाइफ स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम अपनी चीजों को जानेंगे, पढ़ेंगे और अपनी स्किल्स पर ध्यान देंगे तो हमारा भारत जरूर इनोवेटिव बनेगा और नई नई इन्वेंशन भारत में होंगी।